तो जब मैंने कैंपस लॉ सेंटर का मैंने एग्ज़ाम दिया तो हो गया। तो फिर DU में? हाँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी में। तो मैंने लॉ किया। अच्छा, अब लॉ करने के बाद मैंने प्रैक्टिस शुरू कर दी। तो आप वकील बन गई आप एकदम, वो काला वाला चोंगा एकदम पहन के? कंप्लीट वकील कौन बन से गई। कोर्ट में जाती थी? मैं कभी भी मैंने ये नहीं कहा, जैसे मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स थे कि हम हाई कोर्ट में ही प्रैक्टिस करेंगे, हम सुप्रीम कोर्ट ही जाएंगे। मेरा कहना है कि सारा केस डिसाइड हो जाता है लोअर कोर्ट में। अगर आपको सीखना है तो लोअर कोर्ट में जाइए। ये हमें कई बड़े वकीलों ने यही बात कही जो आप कह रही हैं। तो उनको सीखना है, पहले तो हमें ये सीखना है कि आप भाई क्रॉस कैसे करेंगे, आप एविडेंस कैसे करवाएंगे, वो सब कंप्लीट काम होता है लोअर कोर्ट में। मैं लोअर कोर्ट से हाई कोर्ट हमेशा सारा 30,000 ही हो चाहे पटियाला हाउस हो, सब जगह पे मैंने केसेस किए। अब और स्पेशलाइजेशन किस तरह की? स्पेशलाइजेशन कुछ नहीं होता। आप LLB करने के बाद आप प्रैक्टिस करिए और उसके बाद धीरे धीरे ज़्यादा केसेस जहाँ मिलने लगते हैं आप उधर ही स्पेशलाइजेशन हो जाता है बाद में। तो किस तरह के केस ज़्यादा आ रहे थे आपके पास? मेरे पास कोई केसेस नहीं आते हैं। फिर द प्रॉब्लम इज, अगर आपके पेरेंट्स अगर इस फील्ड में हैं हाँ। तो आपको एक बना बनाया साम्राज्य मिलता है। हाँ। मेरा तो कोई नहीं था। मेरे लिए तो बस यही था, जैसे स्ट्रगल लाइफ में था वैसे ही स्ट्रगल चल रहा था। और आपको एक मज़ेदार बात बताऊं, आपको सीनियर्स पेमेंट भी नहीं करेंगे क्योंकि उनका है कि आपको सिखा रहे हैं। आपको स्टाइपेंड देंगे, आने जाने का खर्च निकल जाएगा। लेकिन मैं तो ऐसे परिवार से आई थी जहाँ पे मुझे अपना खर्च तो निकालना था खुद कमा के। तो उसी समय मुझे था कि ठीक है, मॉर्निंग में मैं लॉ प्रैक्टिस कर रही थी, इवनिंग में उस समय भी मेरा ट्यूशन्स चल रहे थे। ये किस साल की बात है? ये मैं आपको बता रही हूँ 2004-05 के लगभग की बात बता रही हूँ आपको। तो मेरा लॉ भी चल रहा था, मैं यहाँ पे ट्यूशन्स भी पढ़ा रही थी दिल्ली में ही? दिल्ली में ही, वही जैसे गिरिडीह में जैसे कर रही थी वैसे यहाँ पे अच्छा खासा मेरा निकल जाता था क्योंकि यहाँ पे आपको अच्छे पैसे मिलते हैं ट्यूशन्स वगैरह पढ़ाने के। क्या रेट रहता है यहाँ? जब उस टाइम क्या था? उस समय जैसे एक स्टूडेंट को अगर मैं होम ट्यूशन देती थी तो 5,000 to 7,000 मिल जाता था महीने का। तो शाम को 3 ट्यूशन करके 15,000 रुपया कमा लेती थी। तो उससे मेरा खर्च चल जाता था और ठीक ठाक चल जाता था। हाँ, 2004 में 15,000 एक मतलब अच्छा अमाउंट था। हाँ। और सबसे अच्छी बात क्या थी कि मैं सिर्फ शाम में इन्वॉल्व होती थी, मॉर्निंग में कोर्ट जाना, शाम को ट्यूशन करना। लेकिन धीरे धीरे मैंने बहुत कुछ एक्सप्लोर किया। मैंने एक टाइम पे जाके कॉल सेंटर में भी काम किया ताकि मेरा एक्सेंट। किस तरह का कॉल सेंटर था? वो था विप्रो का एक कॉल सेंटर था यहाँ नोएडा वगैरह में कहीं? नोएडा में, हाँ नोएडा की तरफ था, उसका विप्रो का था। और तो सुबह कचहरी? नहीं, बीच में मैंने कुछ दिनों तक ट्यूशन्स वगैरह छोड़े मैंने। ओके। ताकि मैं कोशिश यही कर रही थी बहुत कुछ एक्सप्लोर करने का। दिल्ली में आने के बाद सर मैंने बहुत कुछ एक्सप्लोर किया। मैंने लॉ किया, मैंने विप्रो में जाके कॉल सेंटर में काम किया ताकि मैं देखूं कि बाहर के लोगों का एक्सेंट कैसा है, वो इंग्लिश में कैसे बात करते हैं। क्या तजुर्बा था कॉल सेंटर का, बताइए? सर अमेरिकन एक्सेंट अलग होता है, हम लोग को बहुत ट्रेनिंग दी गई अमेरिकन एक्सेंट में बात करने का। तो बाद में एक चीज़ महसूस हुआ कि जब आप न्यूट्रल एक्सेंट बोलते हैं इंग्लिश में तो आपको ऑल ओवर द वर्ल्ड कहीं से भी कॉल आते हैं तो आप हैंडल कर लोगे। एक उदाहरण से समझाइए, इंडियन एक्सेंट, अमेरिकन और न्यूट्रल। जैसे मैं एक आर का प्रोनाउंसिएशन बताती हूँ जी। जैसे अगर मैं इंग्लिश में एक नॉर्मल इंग्लिश बोलूँ तो यहाँ पे बहुत क ख ग घ बजा के बोलते हैं। न्यूट्रल एक्सेंट में कार बोलते हैं, सिर्फ कार। और जब अमेरिकन एक्सेंट में आएंगे तो वो आर को रोल करते हैं। दे डोंट से कार, कार्ड नहीं बोलेंगे, कार्ड। दे रोल देयर एक्सेंट, रोल देयर टंग। तो काफी जटिल लग रहा है। तो वो प्रोनाउंसिएशन उनका थोड़ा चेंज होता है। हम लोग जैसे यहाँ पे कार बोलते हैं, वहाँ पे कार, तो आर को वो रोल करते हैं। तो बेसिकली बाद में जैसे हम लोगों ने सबको महसूस किया कि अगर हम न्यूट्रल एक्सेंट में बात करना शुरू करते हैं तो अमेरिकन हो या ब्रिटिश हो सब समझते हैं। हाँ, मतलब हम जब गए इन देशों में और इंडिया में तो एक प्रॉब्लम है कि यहाँ पे आप किसी क्षेत्र में जाते हैं वहाँ का जो मदर टंग इन्फ्लुएंस है हाँ। वो आ जाता है। अब जैसे बिहार में जाएंगे तो आप वो फा नहीं बोलते, वो फा बोलते हैं क्योंकि हिंदी में तो फा है। तो वो फादर नहीं कहते, वो फादर कहते हैं। और फादर में आर थोड़ा सा सॉफ्ट है। वी से फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर। वो फादर बहुत हल्का आता है, पूरा रा नहीं आता। रा नहीं आता, वो सॉफ्ट हो जाता है। वो कहेंगे फादर,
मादर, तो वो बहुत ज़्यादा देखिए हिंदी में हर लेटर का प्रोनाउंसिएशन है, इंग्लिश में बहुत सारा लेटर का 2 से 3 प्रोनाउंसिएशन है, और कुछ का सॉफ्ट है, कुछ का साइलेंट भी हो जाता है। तो वो इस चीज़ को नहीं पकड़ पाते क्योंकि उनका इंग्लिश के साथ कभी भी उनका कोई इंटरेक्शन ही नहीं रहता है। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि एक तो उनमें प्रॉब्लम है इंग्लिश को लेके, दूसरी बात है इंग्लिश को बहुत जटिल बना दिया जाता है डिफरेंट एक्सेंट बोल बोल के। मेरा कहना है कि खाली थोड़ा मदर टंग इन्फ्लुएंस को कम कर दो, हाँ, नॉर्मल इंग्लिश बोलो, आपके बोलने से कोई ये अंदाजा ना लगा पाए कि आप किस भौगोलिक क्षेत्र के हैं, और थोड़ा सॉफ्ट हो जाओ, बहुत ज़्यादा बजा के, जैसे यहाँ पे हम लोग ट ठ ड ढ बहुत होता है, तो उतना ज़्यादा हार्ड लैंग्वेज भी नहीं है ये, थोड़ा सा इसको सॉफ्ट करो, मदर टंग इन्फ्लुएंस ना आए, और प्रोनाउंसिएशन से पता ना चले कि आपका जो अपना क्षेत्र का लैंग्वेज है उसका बहुत असर नहीं होना चाहिए।